सच MDH MDH। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। तमाम दूसरी अहम खबरों को दिखाने के साथ साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस के आरक्षण विरोधी रवैये की, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग थे आरक्षण के घोर विरोधी। प्रतिभाशाली नौजवानों के लिए दीवार है परिवारवादी पार्टियां। भगवा पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नफरती बयान पर भड़का संत समाज। कहा, कांग्रेस ने कभी भी हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का नहीं किया सम्मान। थम गया झारखंड की 43 और 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। अगले साल 13 मई तक का है कार्यकाल। प्रधानमंत्री ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को दी शुभकामनाएं। और गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाला 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरती प्रतिभाओं पर होगा केंद्रित। इस बार फ्यूचर इज नाउ पर रहेगा फोकस। और सबसे पहले बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद के दौरान कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की ओर से अखबार में दिए गए एक पुराने विज्ञापन का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घोर आरक्षण विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में SC ST OBC को भद्दे तरीके से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विज्ञापन उस समय का है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। वहीं विज्ञापन मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमति दे रही है। ये उनकी एड है जो वर्षों पहले वो पेपर में देते थे कि इक्वालिटी को एक हैंड दीजिए, कास्ट से नहीं मेरिट से चीजें डिसाइड होनी चाहिए। ये उनका असलियत है कि पहले कहते थे ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति में हिंदू सोसाइटी को बांटना चाहते हैं, पर मुसलमानों की जातियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एक करो, वोट बैंक को एक करो, यही इनकी पूरी रणनीति है। कांग्रेस के आरक्षण विरोधी इतिहास पर नजर डालें तो राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि वो आरक्षण हटा देंगे। नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दी थी।
नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बुद्धू कहा था। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 प्रयास किए। इसे ओबीसी कोटे से अलग कर दिया गया और इस तरह ओबीसी को उनके उचित अधिकार से वंचित कर दिया गया। कांग्रेस ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के कदम उठाए थे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में ओबीसी की केंद्रीय सूची में ओबीसी श्रेणी के तहत कुछ मुस्लिम समुदायों को आरक्षण प्रदान किया। जामिया मिलिया और एएमयू जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। 93 में संवैधानिक संशोधन के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक विज्ञापन और उस विज्ञापन का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया और हमने आपको बताया कि इतिहास क्या कुछ रहा है कांग्रेस का आरक्षण के विरोध को लेकर। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण, भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो आपको बता दें, ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के आरक्षण वाले विज्ञापन पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, प्रधानमंत्री मोदी का हमला, ये आज का विषय। हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट बताई किस तरह से प्रधानमंत्री ने उस बहुत पुराने विज्ञापन के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा, और हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और अभी राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताया किस तरह से ये आरक्षण के विरोधी रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ हैं विजय शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, जो कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं और राजनीतिक जानकार हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राहुल जी मैं आप ही से करना चाहूंगा, क्यों क्या हम कह सकते हैं कि वोट बैंक की खातिर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने ही एजेंडे से और उसको बार बार बदलती रही। जिस विज्ञापन का प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया हम देखें उसमें, और उसके बाद से हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरक्षण विरोधी रवैया है उसको अख्तियार किया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री तो देखिए नेहरू युग में चले जा रहे हैं, वो राजीव गांधी युग में चले जा रहे हैं। मुझे तो कल ही वहां पे झारखंड में अमित शाह जी रैली में गए हुए थे और उन्होंने जिस तरह से झारखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उन्हें जिस संबोधन के साथ उन्होंने बुलाया, बड़ा एक दुखद स्थिति थी कि बाबूलाल आगे आ जाओ, चंपाई सोरेन आगे आ जाओ। राहुल जी, ये झारखंड का मुद्दा नहीं है। अभी मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उस पर जवाब दीजिए आप कि कांग्रेस ने जिस विज्ञापन के जरिए कहा था कि मेरिट के आधार पर हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, ये अच्छा होगा, वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी आज हाथ में जो बीजेपी कहते हैं कि ढकोसला है, ये सब दिखावा है, संविधान लेके घूमती है और 10% आरक्षण धर्म के आधार पर मांग रही है। असीम जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो क्या है? महत्वपूर्ण चीज अभी कांग्रेस की मुख्य डिमांड क्या है? कांग्रेस अगर राहुल गांधी के तमाम तरह की चीजों को ये कहें तो राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं।
अब ये बताइए कि यही तो मैं- कॉन्ट्राडिक्शन है राहुल जी, यही तो नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। असीम जी दो पंक्ति हमें सुनेंगे तो देखिए कंट्राडिक्शन आपको नजर नहीं आएगा। जी बताइए। देखिए, अगर अतीत में कोई गड़बड़ी हुई उसमें संशोधन करके, तो आप मानते हैं कि देखिए, ये गड़बड़ी दो- हुई, आप मानते नहीं, हैं गड़बड़ी हुई है? मैं कह रहा हूं कि नहीं, देखिए समय परिस्थितियों, ये 2024 का भारत है और 2024 के भारत में वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उस दृष्टि से उसकी व्याख्या होगी। अब देखिए, अगर अगर अभी इसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ने कई मामलों पर लेकिन उसी आइडियोलॉजी को तो ये आगे बढ़ा रहे हैं ना। मैं किसी पार्टी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी रही है उसी को मोदी और अमित शाह तो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप में तो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस कालखंड में उस समय जो विचार उनको श्रेष्ठ लगा, लेकिन अब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वैसे स्थिति में असीम जी ये जानना बहुत आवश्यक है कि जिनको आरक्षण मिला उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। नहीं, तो उसी से लेकिन आपके नेता जाके कहते हैं कि आरक्षण को हम खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका में जाके कहते हैं राहुल गांधी, और हमने पूरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाया, तमाम रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया कांग्रेस की सरकार की तरफ से। आप हमें दो पंक्ति सुनेंगे, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान क्या दिया था कि जब समाज समता मूलक हो जाएगा, जब यहाँ पे सभी जातियों में एक समानता की स्थिति आ जाएगी, वो जब एक आदर्श स्थिति होगी तो इतने सालों तक तो रही ना कांग्रेस की सरकार राहुल जी, 75 सालों तक किसकी सरकार रही थी? क्यों नहीं समता मूलक समाज का निर्माण कर पाए आप लोग? मैं यही चीज तो असीम जी देख, जो अगला पंक्ति में जाना चाह रहा हूं कि अब आवश्यकता क्या चीज की, आवश्यकता इस चीज की है। देखिए, SC ST का आरक्षण तो संविधान के लागू होने के साथ लागू हो गया। 1992 से जो इंदिरा साहनी के केस के बाद से मंडल आयोग बिल्कुल वर्तमान स्वरूप में लागू है। तो मुख्य सवाल ये चीज है, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया था, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। अश्विन जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं 75 वर्ष पूरे हो गए, 1992 से भी अब 2024 में आ चुके हैं। इसमें किन समूहों को आरक्षण कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए और जो 50% का बैरियर है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उसको तोड़ने की जरूरत है। विजय जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और ये आदिवासी विरोधी तो आपके अमित शाह जी अभी नजर आ गए आदिवासी विरोधी। अभी झारखंड में हम लोगों ने देखा, वही बात तो मैंने शुरुआत की थी विजय शर्मा जी, राहुल जी दो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। राहुल जी आप सुन लीजिए, राहुल जी सुन लीजिए, आपके जब बोल रहे थे किसी ने कोई टोका टोकी नहीं की, आप सुन लीजिए इनकी बातों को। आपको अच्छे से पता है, आप कितनी बार मेरे साथ डिबेट में आते हो सारे चैनलों पे, मैं कभी ऐसे बीच में टोका टोकी। बताइए विजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आप मुझे बताइए, काका कालकेकर रिपोर्ट को किसने दबा के रखा इतने सालों तक? मंडल आयोग की कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको कितने दबा के रखा इतने साल तक? आप मुझे बताइए, कालखंड कौन से की बात कर रहे हो आप नेहरू जी की बात कर रहे हो, इंदिरा जी की बात कर रहे हो, राजीव गांधी जी की बात कर रहे हो, आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी को कौन लेकर आया था? ये मोंटेक आलूवालिया को कौन लेकर आया था? आपके जो दोस्त हैं सोनिया गांधी जी के और अंकल हैं राहुल गांधी जी के, सैम पित्रोदा जी, उनको कौन लेकर आया था? बिल्कुल। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना राहुल गांधी जी को। ये तो इनके समय में ही हुआ है। ये अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो तो इनके आप देखोगे विदेशों में तो रणनीतिकार हैं। ठीक है। तो आप, अगर आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आज आप हताश हो, निराश हो, किसी भी तरह से आप जाति को जाति से लड़ा रहे हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हो। आपको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, आप परिवारवादी पार्टी हो, आप जो है आकंठ तक डूबे हो करप्शन में, तो आपको अपना परिवार बचाना है, अपना भ्रष्टाचार छिपाना है। ठीक है, और मैं आप अब दलित विरोधी हो। ठीक है, मैं अब विनय जी के पास जाना चाहूंगा। विनय जी, आपने इन दोनों की बातों को सुना, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि ये लगातार अपने स्टैंड को बदलते आ रहे हैं, उस विज्ञापन का उन्होंने जिक्र किया, हवाला दिया, और उसमें जो कुछ बातें लिखी थी कि ये समाज को तोड़ने का काम करेगा, और वही कांग्रेस पार्टी अब समय के साथ अब ये कह रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे कराना चाहते हैं, और इस तरह की बातें हाथों में संविधान को लेकर घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, मामला ये है कि जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है उसको तो भारतीय जनता पार्टी पहले कर चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री है। बिल्कुल। और इस भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया पिछड़े समाज के लोगों को। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा मंत्री हैं। आज यादव समाज के
अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा यादव समाज के मंत्री हैं। कभी कांग्रेस पार्टी के समय ये बात तो लागू नहीं हो पाया। पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी विनय जी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे, कितने ओबीसी समाज, कितने एससी एसटी समाज के मंत्री थे मंत्रिमंडल में? नहीं, जो प्रमुख जगह है, जो एक नंबर वाली जगह है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्या कोई कांग्रेस में कभी कोई प्रधानमंत्री पिछड़ा समाज का बना क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को किया। तो आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वो बात तो भारतीय जनता पार्टी पहले लागू कर चुकी है। जो जनसंख्या, जो वो जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखिए कितने मंत्री पिछड़ी जाति के। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में है पिछड़ी जाति के। और कहा भी उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सारे समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने तो हर लोगों को टच करने का काम किया। ठीक है राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी एक मिनट उसके बाद एक मिनट राहुल जी, ठीक है विनय जी, आप बात पूरी करें। केवल प्रधानमंत्री ने पिछड़ों को ही नहीं सम्मान दिया, बल्कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी सम्मान दिया। 10% आरक्षण उसके लिए भी उन्होंने किया। तो इन्होंने सभी जाति के लोगों के लिए काम किया। देश का अगर विकास कर रहे हैं, रोड का निर्माण हो रहा है, तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग, ठीक है, किसी मजहब के लोग उस रोड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब देश का विकास होगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असीम जी, 2014 से पहले जो सड़कें बनती थी, क्या कोई किसी वर्ग विशेष के लिए सड़कें बनती थी? और भाई उस समय भी सरकार की जो योजना है जिस समय भी कालखंड में लागू हुई है, सबों के लिए लागू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये तर्क देते हैं आजकल कि जन कल्याण की योजनाएं सबके लिए लागू हो रही है, वो आजादी के बाद से जन कल्याण की योजनाएं सबों के लिए लागू नहीं, बीजेपी का कहना है कि एक परिवार के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए ही सारी योजनाएं बना करती थी। मैं यही चीज तो कह रहा हूं कि देखिए ये स्थितियां कभी नहीं तो जनता इतना लंबे समय तक कैसे कांग्रेस को समर्थन देती। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज का हम लोग का टॉपिक है, देखिए टॉपिक क्या है कि अब कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है? मंत्रिमंडल में देख लीजिए आप प्रतिनिधित्व, चलिए मैं मान लिया मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को, सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अश्विन जी, मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए आरक्षण का महत्व क्या है। आरक्षण देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं है, सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है। हम सभी तो ये तो अच्छी बात है ना सर कि जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, जो समाज के हाशिए पर चले गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना, ये तो सरकारों की ये एक कर्तव्य होना चाहिए। तो ये टोकनिज्म दिखावे की प्रवृत्ति में नहीं होनी चाहिए, वास्तविक रूप से होनी चाहिए। यही तो बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि आपने दिखावा किया, आपने इसका विरोध किया। नहीं असीम जी, देखिए एक लाइन में हमारी पूरी हो जाने दीजिए। आज केंद्र सरकार की अधिकांश नौकरियां, सरकारी नौकरियां देख लीजिए, वैकेंसीज की क्या स्थिति है। बीजेपी शासित राज्यों में क्या नौकरियों की स्थिति है। इलाहाबाद में आज भी जो प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ है, वहां पे लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के ऊपर। तो जो एक संक्षेप में मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक तरह से आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है, और वो कैसे कमजोर कर रही है? एक तरह से सरकारी नौकरियों की जो स्थिति बनी हुई है देश में, वो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं इस पे प्रतिक्रिया लेते हैं विजय जी, क्या बीजेपी उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है जो कह रहे हैं राहुल जी? देखिए राहुल जी को मैं बताना चाहता हूं, इनसे 3 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी हमने 10 साल में दी है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं राहुल जी सुनिए, देखिए विशांतर एक मिनट सुनिए, आप मुझे बताइए आदिवासी पिछड़े हैं कि नहीं है? आप मुझे बताइए आदिवासियों को 2014 तक कितना आपने बजट दिया? मात्र 24,000 करोड़। हमने 1,24,000 करोड़ दिया। हम 30 लाख छात्रों को 2500 करोड़ की क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं। विजय जी, बात हो रही है सरकारी कितनी, आपने वैकेंसीज कितनी निकाली? राहुल जी यूपीए के जमाने में कितनी वैकेंसीज निकली और आज के जमाने में कितनी वैकेंसीज निकली? अरे राहुल जी सुनिए, आप मुझे बताइए राष्ट्रपति कौन है? पहली आदिवासी महिला, क्या वो पिछड़ी नहीं है क्या? आज संसद भवन में, संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया, संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया राष्ट्रपति महोदय नहीं है क्या? तो आपको नहीं दिखाई देता है, वो अलग बात है। आप मुझे बताइए ना, आपके राहुल गांधी जी 2014 तक रहे थे, जाति जनगणना आपने 2011 में कराई, क्यों नहीं सार्वजनिक किया? क्यों नहीं पटल पे लाया? कर्नाटक में आपने कराई, क्यों नहीं लाया? आप लोग सार्वजनिक कर दीजिए ना उसे। अरे नहीं, गलत बात नहीं, आप जो है गलत रख रहे हो। नहीं, आप उसे सार्वजनिक कर दीजिए। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। आप मुझे बताइए 60 से ज्यादा जाति मुसलमानों में है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ हिंदुओं का बांटना चाहते हो, सनातन को कमजोर करना चाहते हो।
आप जो है दलितों के दुश्मन हो। आपने कभी दलितों को ऊपर नहीं बढ़ने दिया, आदिवासियों को कभी ऊपर नहीं बढ़ने दिया। आप 80 का दशक भूल गए जब आपने एक प्रतिक्रिया मैं विनय जी से ले लेना चाहता हूं। ठीक है विनय जी, जो बातें ये कर रहे हैं और जैसा कि ये बातें निकल के सामने आ रही है कि अगर इतने सालों तक सरकार रही कांग्रेस की, अगर वो चाहती तो कर सकती थी सारी चीजें। जो उन्होंने भूल की उसको सुधारने का काम बीजेपी कह रही है कि उसको सुधारने का काम पीएम मोदी ने किया है, जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस की तरफ से की गई। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि ये दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अगर आप देखिए, इतिहास देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार राष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला देश में, और 3 बार, पहली बार उसने किसको चुना तो एक मुस्लिम समुदाय से एपीजे अब्दुल कलाम को, बिल्कुल। दूसरी बार किसको चुना, एक दलित समुदाय से, और तीसरी बार एक आदिवासी समुदाय से। बिल्कुल। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को कर रही है। आरोप आज ही चिराग पासवान का था, उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में है, चिराग पासवान इस देश में है, कोई देश में आरक्षण छीन नहीं सकता है। बिल्कुल। किसी की ताकत नहीं कि आरक्षण छीन ले। और जो विनय जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि धर्म के आधार पर आप रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये तो संविधान की बातों का उल्लंघन है जो कि कांग्रेस कर रही है। नहीं देखिए, संविधान में धर्म के आधार पर प्रोविजन है ही नहीं। धर्म के आधार पर आप आरक्षण किसी को दे नहीं सकते हैं, तो वो कानूनी रूप से सही हो ही नहीं सकता है। लेकिन वोट की राजनीति के लिए इस तरह का जुमला तैयार किया जाता है। अगर वही देना था तो पहले क्यों नहीं दिया गया? भाई पहले भी दिया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन वो असंवैधानिक हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज होगा तो वो टूट जाएगा कानून। ठीक है, वो लागू नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जिस पिच पर राहुल गांधी खेलना चाह रहे हैं, उस पिच के तो लगता है नरेंद्र मोदी चैंपियन खिलाड़ी है। बिल्कुल। ठीक है, राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी समय बदल चुका है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, 400 पार का नारा लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, उन्हें पता चल चुका है और ये मुद्दा जनता अब समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदला है। जातिगत जनगणना का भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर दे ना, जातिगत जनगणना का समर्थन करे और बोले कि उसके आधार पर जो आंकड़े आएंगे। लेकिन आपके स्टैंड में, कांग्रेस के स्टैंड में तो बदलाव होता जा रहा है ना। सवाल तो ये है, एक तरफ आप विरोध किया करते थे और अभी आप सिर्फ कुर्सी की खातिर ये सारी चीजें कर रहे हैं। कुर्सी के खातिर नहीं, देश के विकास के लिए। ठीक है विजय जी, बताइए। जोड़ने के लिए प्रयास। ठीक है विजय राहुल जी, ये कौन सा विकास है? आंध्र प्रदेश में आपने मुस्लिमों को आरक्षण दिया और कोर्ट ने वो निरस्त कर दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति है ना। इसको कर्नाटक में आपके समय में भी मुस्लिमों को आरक्षण मिलता रहा है। कर्नाटक में आपके समय में भी मुस्लिमों को आरक्षण मिलता रहा है। 90 के दशक से मिल रहा था, अभी भी मिल रहा था। कांग्रेस के पीरियड में, आपके पीरियड में भी मिला। हक लूटना चाहते हो आप। आपकी जो है नीति और नियत, वो देश ने जान ली। ठीक है, समय इतना ही है। लबुलुबाव ये कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, लबुलुबाव ये कि समाज के हाशिए पे जो लोग खड़े हैं उनका विकास होना चाहिए, और कोई भी पार्टी अगर इसका विरोध करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, विजय जी और राहुल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ेंगे आगे उन्हें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल।
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए ये कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब वो राजनेता बन गए हैं। वहीं भाजपा समेत साधु और संत समाज मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के विरोध में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पहनने वाले बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा सनातन को चोट पहुंचाने से जुड़े बयान देने का लंबा इतिहास रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। मुसलमान राजनीति में आता है दाढ़ी रख करके तो इनको आपत्ति नहीं होती, और कोई आता है तो उनको आपत्ति नहीं होती। कितने सारे संतों को स्वयं राजनीति में लेकर के आए और उनका लाभ उठाया, और आज यदि भाजपा में सन्यासी साधु संत यदि राजनीति करते तो उनको तकलीफ होती है। वहीं दूसरी तरफ संत समाज ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। आपके नाम में खड़गे लगा है तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें जोगी जो शब्द लगा है वो जोग से लगा है, तो जोग जो है जोड़ने का काम करता है, जोग कभी काटने का काम नहीं करता है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा में सीएम योगी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था और कहा था कि कई नेता साधुओं के भेष में रहते हैं और अब वो राजनेता बन गए हैं और कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। खड़गे ने कहा था कि वे गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने या अगर आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़ा पहनते हैं तो राजनीति से बाहर चले जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा सीएम योगी पर विवादित बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दलों के साथ साथ साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका साफ कहना है कि साधु संतों और सनातन पर कोई भी प्रहार नहीं सहा जाएगा। हमेशा ही कांग्रेस सनातन पर वार करती आई है। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। बात झारखंड चुनाव की करें तो पहले चरण में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क के माध्यम से 24 का जनादेश मांगा। उधर दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी शुरू हो गई है।
सत्ता को अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में तूफानी दौरा किया ताकि पहले चरण का चुनावी रण अपने पाले में किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाईबासा, गढ़वा, गुमला और बोकारो में जहां 4 चुनावी जनसभाएं हुई, वहीं रांची में उन्होंने रोड शो भी किया। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाला और चुनावी सभाओं के जरिए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी प्रचार में खूब पसीना बहाया। एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी की ओर से सुदेश महतो ने भी जमकर प्रचार किया। उधर 24 की जंग को जीतने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास किया। साथ ही झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी रैलियों और रोड शो के जरिए अपना दम दिखाया और इंडी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। राजद की ओर से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अन्य स्टार प्रचारकों ने प्रचार की कमान संभाली। साथ ही वाम दल और जेएलकेएम जैसी पार्टियों के नेताओं और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी प्रचार वार में हिस्सा लिया। अब बारी वोटरों की है, जब वो घरों से निकलेंगे और अपनी पसंद नापसंद का इजहार करेंगे। इधर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। स्पेशली हेलीकॉप्टरिंग कहाँ पर हो रही है, वो 5 जिला पर हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोलिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर रहता है। उसमें आपका वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, लोगरदगा, गुमला, गढ़वा एरिया पर है। टोटल 225 बूथ में दुर्गम इलाकों के लिए चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो मंगलवार को भी जारी रहेगा। दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग भी हुई। इस दौरान कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। इलेक्शन बहुत बार किए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पहली बार हमको मौका मिला। मैं बहुत बार चुनाव करा चुका हूं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में जाने का पहला मौका है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। धुआंधार प्रचार और लोक लुभावन वायदों के साथ पार्टियां अब जनता के जनादेश के इंतजार में हैं, जिसका पटाक्षेप 23 नवंबर की मतगणना के साथ होगा। झारखंड में पहले चरण के चुनावी महासंग्राम में प्रचार वार की बहार दिखी। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय मुद्दे छाए रहे। दावों, वायदे और आरोप प्रत्यारोप की बौछार रही। जनता ने सबको देखा और सुना और अब 13 नवंबर को उनके मन में क्या है यह ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। रांची से डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और झारखंड के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया, तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पुणे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भाजपा पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमवीए के बजाय जनता को महायुति पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता के दौरान महाविकास अघाड़ी और शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाविनाश अघाड़ी के वादों पर जनता को विश्वास नहीं रहा, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पुणे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। 5 बार लगातार इन्होंने मुझे चुनकर दिया है। मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत हूँ और इनका प्रेम पहले से भी ज्यादा मुझे आज दिखाई पड़ता है। अगर रिजर्वेशन खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी और महाविनाश अघाड़ी से खतरे में। और राहुल गांधी जी ने तो अपने खुद के वक्तव्य में, जिसको नाना पाटोले जी ने समर्थन दिया था, अपने दिल की बात सामने बता चुके हैं। नेहरू गांधी परिवार हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है। कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति और गरीब हुआ है, गरीब की संख्या बढ़ी है, क्योंकि गरीब को कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनको लाभ देने में कांग्रेस ने कहीं न कहीं उनका शोषण किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो सरकार ने निर्णय किए हैं, गरीब के हित में निर्णय किए हैं।
इस बीच एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया कि महायुति को 175 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले भाजपा पर निशाना साधती हुई नजर आई। 175 से ज्यादा सीटें महायुति को मिलेगी और बारामती में मैं 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। Very sad. In Maharashtra, we are a united force. This is Chhatrapati Shivaji's Maharashtra, Shahu Phule Ambedkar's Maharashtra. This divisive politics will be rejected by Maharashtra. इस दौरान कांग्रेस को पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी के 23 बाकी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। देश को आज नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। तत्कालीन सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का 51वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो 2005 से 2019 तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे। सुप्रीम कोर्ट में वो अब तक लगभग 117 मामलों में फैसला लिख चुके हैं। साथ ही वो अहम मामलों में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच का हिस्सा भी रहे। 2019 में वो 5 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसमें कहा गया था कि कई मामलों में सीजेआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। जस्टिस खन्ना 5 जजों की उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने 2023 के फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक करार दिया था। 2024 में बहुमत की राय से सहमत जताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। 2024 में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 100% वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की मांग ठुकराते हुए मौजूदा ईवीएम व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया। नवंबर 2024 में वो 7 जजों की संविधान पीठ का हिस्सा रहे, जिसने अल्पसंख्यक संस्थान की परिभाषा को लेकर 1967 में दिए गए अजीज बाशा के फैसले को ही उलट दिया।
1967 के अजीज पाशा फैसले को पलटने के मामले में बहुमत की राय से सहमति बनी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश पद पर रहेंगे। 10 नवंबर 2024 को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया। अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अहम निर्णय दिए। सीजेआई के तौर पर उन्होंने जो फैसले दिए उनमें 2023 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक घोषित करना, 2024 में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करना, 2024 के फैसले में SC/ST वर्ग में उपवर्ग बनाकर आरक्षण में आरक्षण को सही ठहराना और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के फैसला शामिल थे। सीजेआई नियुक्त होने से पहले भी जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की कई अहम बेंच का हिस्सा रहे। इसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला, निजता को मौलिक अधिकार मानना, आधार की संवैधानिक और समलैंगिकता को अपराध न मानना शामिल था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ लगभग 8.5 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। सीजेआई के तौर पर 2 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी बनाने, लंबित मामलों में कमी लाने और पेपरलेस कोर्ट के लिए IT सर्विस के इस्तेमाल पर खास तौर पर जोर दिया। विकास सारथी, TD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात G20 की। देखिए, ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को, अब से कुछ दिनों के बाद, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और इस बार भी भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जिनसे मैंने ही खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। इस बार G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो शहर में होने जा रहा है और इस बार भी पिछले साल की तरह जो G20 के शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत DD न्यूज़ में। इस बार पिछले साल इंडिया ने छोड़ा था जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, उन तमाम इश्यूज को अब ब्राजील किस तरह से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है हम सबके आगे वो है ग्रोथ की, क्योंकि अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केवल 12% अभी तक अचीव हुए हैं और 2030 तक उनको पूरा अचीव करना है। इसलिए ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन पर फोकस हो पाएगा। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव किए जाए, पर जो ब्राज़ील की फ़िलॉसफी है, जो उस पर वो फोकस कर रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राष्ट्रपति लूला का, वो है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, जिसमें हम भी सदस्य बने हैं और बाकी G20 सदस्य भी बने हैं। पर हंगर और पॉवर्टी को अगर हटाना है दुनिया से, तब ये आवश्यक है कि ग्रोथ भी बढ़े। पिछली बार PM मोदी के लीडरशिप में ही, G20 में ही, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 में, और इस बार वो फुल फ्लेज्ड एज अ मेंबर वो वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जो एक वॉइस है, ग्लोबल साउथ की वॉइस, उसमें हम जानते हैं कि इंडिया है, ब्राज़ील है, अफ्रीकन यूनियन के तमाम 55 कंट्रीज़ हैं। तो ये एक जो एक फोरम है G20 का, जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन भी अब शामिल हो गया, ये किस तरह से उनकी वॉइसेस को और भी मजबूती प्रदान करेगा? तो हम जो काम करेंगे, भारत जो काम करेगा, सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगा। हम ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, मेक्सिको हो, सऊदी अरेबिया हो, सब, और सारे देशों को मिलाकर हम काम करते हैं और इसीलिए ये कंसेंसस बनाने में एक पिछली बार हम लोग कर पाए पूरी कंसेंसस, और वही पूरी कोशिश रहेगी इस बार भी। और ब्राज़ील की हम मदद करेंगे सारे इमर्जिंग मार्केट्स के साथ मिलके, ग्लोबल साउथ के साथ मिलके, और इंडिया, भारत हमेशा एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक निर्देश है। तो ये थे G20 के शेरपा अमिताभ कांत, जिनका कि साफ तौर पे कहना है कि जिन बातों को भारत ने आगे बढ़ाया था, उन्हीं बातों को G20 जो कि ब्राज़ील में होने जा रहा है, उसको और भी मजबूती प्रदान किया जाएगा। और ग्लोबल साउथ की वॉइस, चूंकि अफ्रीकन यूनियन भी इस बार एक फुल फ्लेज मेंबर की तरह शामिल होने जा रहा है, तो उनकी वॉइसेस को भी लगातार भारत आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण G20 का यह सम्मेलन, जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में अब से कुछ दिनों के बाद होने वाला है। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit wofa.icai.org. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बात से पता चलता है कि देश में औपचारिक क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर में रोजगार और कारोबार की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 22-23 में 6.85 करोड़ थी। साथ ही साथ इस दौरान योगदान करने वाली संस्थाओं की संख्या 6.6% बढ़कर 7.66 लाख हो गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और व्यापार की संख्या बढ़ रही है, जो कि कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराती है। ईपीएफओ की बकाया राशि की वसूली में भी 55.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि पिछले साल के 3,390 करोड़ रुपए की तुलना में 5,268 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में निपटाए गए दावों की संख्या में भी 7.8% बढ़कर 4.12 करोड़ से भी बढ़कर 4.45 करोड़ हो गई है। और अब बात फिल्म महोत्सव की, तो 20 नवंबर से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफी शुरू होने जा रहा है। सिनेमा के इस जश्न में दुनिया भर से लगेगा सिने प्रेमियों का यहां जमावड़ा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के साथ साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, संस्कृति व रचनात्मकता का उत्सव मनाने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है। इफी का 55वां अंक और भी शानदार होने जा रहा है। Our festival is one of the largest festival in the international level. Our IFFI, you can compare with Cannes or some other festival. More than Cannes festival, you are getting here on Atmanirbhar Bharat. So we are our Prime Minister's vision. What facilities you need the international level, the same facilities we are giving in the IFFI at Goa. फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ 55वां इफी उभरती प्रतिभाओं पर केंद्रित होगा। ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इफी का आगाज ऑस्ट्रेलियन फिल्म बेटर मैन से होगा।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात निर्देशक फिलिप नॉयस को। Festival being called as the sub themes as future is now, the emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country. We had more than 1676 submissions coming in from 101 countries. Australia has been chosen as and they have also agreed to be the country of focus. फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस, चर्चाएं और वर्कशॉप्स के साथ ही इफी फिएस्टा के रूप में सिने प्रेमियों को मिलेगा एक शानदार अनुभव। इस बार का भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाकई बेहद शानदार होने जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, अब उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 भारत के युवाओं को इसमें हिस्सा दिया जा रहा है। इसमें एक मौका दिया जाएगा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इफी में इस बार भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और इस बार कई नई पहल भी हमें देखने को मिलेगी। भारतीय सिनेमा में उभरती आवाजों को समर्पित एक नई पुरस्कार श्रेणी की होगी शुरुआत, तो वहीं भारतीय सिनेमा की गौरवशाली विरासत का जश्न भी मनाया जाएगा। भारतीय पैनोरमा खंड में इस बार 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। पैनोरमा की उद्घाटन फिल्म के रूप में रणदीप हुड्डा की स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चयन किया गया है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत हर्ष सांगानी निर्देशित घर जैसा कुछ लद्दाखी फिल्म से होगी। फेस्टिवल निर्देशक की जिम्मेदारी संभाली है विख्यात निर्देशक शेखर कपूर ने। ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। इस बार भारतीय सिनेमा में उभरती आवाजों को समर्पित एक नई पुरस्कार श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की शुरुआत हुई है। भारतीय सिनेमा की गौरवशाली विरासत का उत्सव मनाने के लिए 4 महान हस्तियों, अभिनेता व निर्देशक राज कपूर, निर्देशक तपन सिन्हा, तेलुगु फिल्म आइकन अक्किनेनी नागेश्वर राव और गायक मोहम्मद रफी को सेंचुरी ट्रिब्यूट दिया जाएगा। NFAI और NFDC द्वारा रिस्टोर्ड क्लासिक फिल्मों को इफी में स्क्रीन किया जाएगा। 4 centenary dedicated films which have been restored by the NFDC, NFAI under the National Film Heritage Mission from the reels, and they have been digitized and restored meticulously. They'll be played in the festival, and there'll be 3 more films from the NFHM which have been restored. 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए इस बार देश भर से चुने 100 युवा इसका हिस्सा बनेंगे। NFDC फिल्म बाजार का 18वां संस्करण फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा। 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। इफी 2024 पहुंच और समावेशन पर जोर देने के साथ उद्योग कार्यशालाओं की एक बड़ी श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। भारतीय फिल्म उद्योग आज वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इफी अब एक उत्सव से कहीं अधिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भारत की उभरती भूमिका का प्रदर्शन है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7
क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में लेबर पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि अपने मित्र डॉक्टर नवीन राम गुलाम से गर्मजोशी से बातचीत की और उन्हें उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मैंने उन्हें मॉरिशस का नेतृत्व करने में बड़ी सफलता की कामना की और भारत आने का निमंत्रण दिया। हमारी विशेष और अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। खबर खेल जगत से है। बिहार में खेली जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ दमदार शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-0 से हरा दिया। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला और टीम ने हर क्वार्टर में अपने आप को मलेशिया से बेहतर साबित किया। हालांकि इस दरमियान भारतीय टीम ने कुछ पेनल्टी कॉर्नर भी गंवाए, लेकिन फिर भी टीम के खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल नजर आया। भारतीय टीम अब मंगलवार को दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम की कप्तानी सलीमा टेटे के हाथों में है। और अब चलते चलते देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत ये मंजूरी दी गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मणिपुर के जिरीबाम इलाके में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश भर में तलाशी अभियान चलाया। एनआईए की तलाशी बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में देश भर में कई स्थानों पर हुई। इन गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा को जिम्मेदार माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलते हैं। कोलकाता की अदालत में सोमवार को आरजीकर हत्या और बलात्कार मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई बंद कमरे में हुई। मुख्य आरोपी संजय राय ने कोर्ट से निकलते वक्त पत्रकारों से कहा कि उसे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। पीड़िता के पिता को गवाही के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वकील बृंदा ग्रोवर ने पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट के जरिए राज्य की ममता सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि संकट को पैसे कमाने के अवसर में बदलने के लिए टीएमसी वास्तव में सराहना की पात्र है।